दोस्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपन से दिल में छेद है और उनके पेरेंट्स महंगा इलाज होने के कारण ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अगर हैं तो आपके पास मौका है उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का, उनके जीवन में खुशियां लौटाने का। बी द चेंज पॉडकास्ट ने सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें हॉस्पिटल ने हमें 50 ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद है बचपन से और उनके पेरेंट्स इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी फ्री सर्जरी, जी हाँ बिल्कुल फ्री सर्जरी का कमिटमेंट किया है। तो अगर आप भी इस पॉजिटिव बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी मदद करिए, हमें मदद करिए उन बच्चों को ढूंढने में, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में जिनको ये प्रॉब्लम है और उनकी सर्जरी होनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए और पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बनिए। सिर्फ आपका एक शेयर किसी बच्चे की मुस्कुराहट लौटा सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाइए। मतलब जैसे अगर बैंक का कोई फ्रॉड हो जाता है, उसमें 1 लाख लोग इफेक्टेड हैं। कोर्ट में एक गवाही की बात आती है तो वो सोचता है कि मेरे 1000 रुपए के पीछे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि मैं 10,000 लोगों की जीविका के साथ खिलवाड़ कर गया। तो ये बात उन लोगों को आगे क्राइम कमिट करने के लिए और उत्साह जी उकसाती है। अब ऐसे केसेस में जिनके पैसे चले गए, उनके पैसे को दिलाना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है या फिर सिविल प्रोविजन जो हैं उनको थोड़ा एक्सपीडाइट किया जा सकता है कि ताकि उनको जल्दी पैसा मिल जाए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं रियल एस्टेट के। उनको ये है कि जो भी सिचुएशन है वो बड़ी प्लानिंग से काम करते हैं, तो वो देख लेते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये हॉट एरिया है। जेल जो है वो गरीबों के लिए बनी है। अमीर आदमी तो मैंने बहुत ज़्यादा जेलों में रहते देखे नहीं। रेरा जैसे और कौन से कानून आ सकते हैं जिससे ये बैंक फ्रॉड्स, ये बाकी सारे फ्रॉड्स में भी राहत मिले पब्लिक को? ये सरकार ने एक इन्वेस्टर है उसके हित के लिए ये बनाई है। अगर हम बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल एक बहुत बड़े खतरे के लिए भी तैयार रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक चेंज मेकर को लेके। दोस्तों आजकल जो हमारे देश में या कि पूरे वर्ल्ड में हम कहें, दोस्तों आजकल जो क्राइम का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल क्राइम से हटकर बड़े क्राइम्स होने लगे हैं जिनका आपकी ज़िंदगी पे शायद डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। और वो ऑफेंसेस की, वो क्राइम की श्रेणी आती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अनिल समोता जी। डॉक्टर साहब ने 36 साल दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दी है और स्पेशलिटी इनकी रही है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर। बहुत बड़े बड़े केसेस इन्होंने सॉल्व करे हैं और अपने इस सब्जेक्ट पर इन्होंने पीएचडी करी, एक किताब लिखी जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। आज मिलते हैं डॉक्टर अनिल समोता जी से और जानते हैं इनसे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या हैं, इनसे एक आम आदमी कैसे बच सकता है और भी कुछ गहरी बातें। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अनिल समोता जी का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी हमारे इस पॉडकास्ट बी द चेंज में। और मुझे जब से आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि मैं लगभग 6 से 8 महीने की मेरी जर्नी है जिसमें मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो डायरेक्ट सोर्स है जिसमें पूरा ज्ञान हो इस डिफरेंट, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, इसमें सभी को ज्ञान नहीं है। जिनके पास रॉ एक्सपीरियंस है और ग्राउंड पे जिन्होंने काम किया है, आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो कन्वेंशनल क्राइम्स होते थे हमारे देश में, आज उससे स्टाइल साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की तरफ बदल गया है। ये पैराडिम शिफ्ट आया है।
ये आपने कब महसूस करा कि ये शिफ्ट कब से आया है? आपने बताया ज्ञान की जहाँ तक बात है, तो हम लोग रोज़ाना हमारे पास जो केसेस आते हैं या फिर रोज़ हम समाज में देख रहे होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम रोज़ाना लेते रहते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। ये चलता है और चलता रहेगा, लेकिन फिर भी जितना मुझे इस बारे में ज्ञात है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपने बताया कि ये जो ट्रेडिशनल क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इसमें जो शिफ्ट है वो कैसे हुआ, तो मैं बताऊं कि एक रियल केस है मेरे पास। मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एक डील कर रहा था, एक प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस था। तो उसमें जो क्रिमिनल था वो अ, उसने बताया जी मेरा पहली बार मैं इन केसेस में आया हूँ, और पहले वो काफ़ी जो ट्रेडिशनल क्राइम है उसमें इन्वॉल्व था, काफ़ी हाई लेवल का क्रिमिनल था वो। अपने इलाके में बैड कैरेक्टर जो बीसी बोलते हैं वो भी था। तो उससे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा जी उसमें क्या होता है, उसमें आपको हमेशा आपको जेल जाने का खतरा रहता है, पनिशमेंट ज़्यादा रहती हैं, और जो नेट जो आपका वर्थ है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब मैंने इस केस में जो एक एक्चुअली प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, उसमें फ्रॉड करके प्रॉपर्टी को उसने इनक्रोच करके और वो उसमें उसका पोजीशन लिया था। तो उसमें उसने बताया कि मेरे टोटल केसेस में मेरी इनकम इतनी नहीं है जितनी इस एक केस एक में केस है। में हो जाती है। मेन अब इसका जो इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है कि जो ह्यूज बेनिफिट्स जो बिग इकोनॉमिक, अमाउंट ऑफ मनी। हाँ बिल्कुल, जो अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है। और उसके लिए आपको ना एक और बड़ी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट का डर नहीं है। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना हो जाएगा? 7 साल। आप एक 20,000 रुपये के लिए मर्डर कर दोगे, आपकी फांसी भी हो सकती है। अब यहाँ क्या है कि आप कितना भी बड़ा क्राइम कर लें, इन ऑफेंसेस का एक, अभी मैं कहूँगा इसमें अभी इस चीज़ को एड्रेस करना बाकी है कि इनका जो पनिशमेंट है वो लोगों को इस तरफ खींच के लेके आ रहा है कि कम पनिशमेंट। आप न कितना ही बड़ा ऑफेंस आप करें, प्लेन अगर चीटिंग की बात करते हैं तो 7 साल, 7 साल से ऊपर कोई उसमें सज़ा नहीं है। आप उसमें 1,000, 2,000, 1,00,000 करोड़ कितनी भी चीटिंग आप करें, आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है। तो ये जो है, ये जो बात है, ये लोगों को इस तरफ खींच के लेके आती है। अब ट्रेडिशनल क्राइम में अब रूटीन में जो भी आप करते हैं, मिनिमम एक पेटी एक थेफ्ट है, 7 साल की पनिशमेंट है उसमें। आप 5 रुपए की चोरी कर लें, 7 साल की चोरी है, 7 साल की सज़ा है। यहाँ इन केसेस में इस तरह की बात नहीं है। आप बड़े आराम से सोच समझ के क्राइम करें, खूब उसमें देखें कि रूटीन में 3 साल या फिर मैक्सिमम 7 साल ये पनिशमेंट है। और सर हमारे जो कन्वेंशनल लॉज चल रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसे लूप होल्स भी हैं कि इनको इजीली बेल भी मिल जाती है। वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। और उसमें बेल की जहाँ तक बात करें, इन केसेस की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, अगर आप बढ़िया से इन्वेस्टिगेट केस करें तो बेल तो इसमें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और एक अच्छे से अगर केस तैयार किया जाए तो इन केसेस में कंपैरेटिवली ये है कि आप केस को बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या होता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं या जो भी आपकी जो अगर वो फुल प्रूफ केस नहीं है तो उसका उनको हो सकता है कि एक बेनिफिट मिल जाता हो बेल के टाइम पे। वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। सर मेजरली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कौन कौन सी श्रेणी के केसेस आते हैं, किस टाइप के केसेस ज़्यादा आते हैं? देखिए इसमें दुनिया भर के वैरायटीज़ हैं। हम अगर देखें तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है हमारा दिल्ली पुलिस का, तो उसमें हमने करीब 50 तरह की केसेस इस तरह के हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। आप शुरू करें जैसे जो रियल एस्टेट ऑफेंसेस हैं, मैक्सिमम पार्ट उन्हीं ऑफेंसेस का है। उसके बाद में बैंक फ्रॉड है, और आपका जो इसमें जो डीडीए प्रॉपर्टी फ्रॉड्स हैं, म्यूटेशन फ्रॉड्स हैं, और इसके अलावा एनआरआई फ्रॉड्स हैं। तो इस तरह की काफ़ी कैटेगरीज हैं, और हर केस की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। अलग अलग तरह से क्राइम ये किया जाता है। और इसमें इन केसों की यह है कि कुछ लोग एक खास क्राइम के एक्सपर्ट हैं, अदरवाइज इन केसेस में ऐसे केसेस में पीछे एग्जांपल मिले हमें कि
एक बंदा सब तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि वो पार्टिकुलर एक तरह का क्राइम कर रहा है, वो सब तरह के उसमें के उसकी मोडस ऑपरेंडी बेसिकली एक लोगों को बेवकूफ़ बना के या उनको प्रलोभन दे के या उनको एक किसी तरह से बहला फुसला के पैसा लेने की है। तो वो आप किसी भी तरह के ऑफेंस में ना आप यूज़ कर सकते हैं। सर आपको कब लगता है कि इंडिया में कब ये बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस में हम अर्ली 2000 से लेके 2010-14 तक देख रहे थे कि 1,70,000 करोड़ का कोलगेट स्कैम, और आपका कॉमनवेल्थ में कई लाख करोड़ का घपला हो गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं। ये इतने बड़े बड़े स्कैम जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, 10,000, 15,000, पीएनबी का स्कैम हुआ, बहुत सारे स्कैम हुए। तो इसमें क्या सज़ा का प्रावधान 10,000 करोड़ वाले को, 1,00,000 करोड़ वाले को भी? हमने कितने लोगों को सर जेल जाते हुए देखा? इतने बड़े स्कैम्स हुए, किसी को हमने जेल तो जाते देखा नहीं मेजरली। ये देखिए, हर केस की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर केस की डिटेल्स अलग होती हैं। तो हम जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं शायद कि पनिशमेंट उनको नहीं मिली है, तो वो तो एक ट्रायल और उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन केसेस में जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि लोगों को जो बात खींच के लेके आती है वो है कि पनिशमेंट इन केसेस में बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल क्राइम से। अब देखिए, आपने जो अभी मैग्नीट्यूड जो बताए हैं, लाख करोड़, कई हज़ार करोड़ के जो मैग्नीट्यूड हैं, ये सारे केसेस अगर प्लेन चीटिंग के केसेस हैं तो मैक्सिमम 7 साल की सज़ा है, चाहे कितना ही बड़ा मैग्नीट्यूड हो। हमारे यहाँ कोई काउंट बेस्ड पनिशमेंट का प्रोविज़न अभी नहीं है कि अगर एक पार्टिकुलर एक अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है तो उसकी इतनी पनिशमेंट होगी और उससे ज़्यादा होगी तो इस तरह से होगी। सर अमाउंट के साथ साथ नंबर ऑफ पीपल चीटेड, मतलब जैसे अगर बैंक का कोई फ्रॉड हो जाता है उसमें 1,00,000 लोग इफेक्टेड हैं, कोई रियल एस्टेट के स्कैम में 10,000 लोग इफेक्टेड हैं, तो उसका क्या सर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, या मतलब किसी को ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि मैं 10,000 लोगों की जीविका के साथ खिलवाड़ कर गया? डर उनको हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक ये जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट एक बड़ा एक डिटरेंट इफेक्ट हो सकता है अगर पनिशमेंट, अच्छी पनिशमेंट इन केसेस में हो जाए और एक अमाउंट बेस्ड भी हो, और इसके अलावा जितना भी जो है उसके कंपैरिजन में हम ट्रेडिशनल क्राइम की बात करें तो इसमें उसी ढंग की पनिशमेंट रहेंगी तो फिर लोग इससे डरेंगे। अब उनको पता है कि वो भी ये है कि फाइनली जब कन्विक्ट होंगे लंबा टाइम रहेगा, इतने आपने बताया कि इतने हज़ार लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये बात भी लोगों को ना इस क्राइम को कमिट करने के लिए खींचती है कि जैसे 10,000 लोग हैं, अब आप फाइनली जब एविडेंस के टाइम पे उन 10,000 लोगों का कितना पैसा होगा, किसी का 1,000, 2,000, 3,000, इतना पेटी कम अमाउंट अमाउंट होगा। होगा। हाँ, तो वो सोचता है कि उसके लिए अब जब एविडेंस की बात आती है, कोर्ट में एक गवाही की बात आती है, तो वो सोचता है कि मेरे 1,000 रुपये के पीछे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात उन लोगों को आगे क्राइम कमिट करने के लिए और उत्साह जी उकसाती है, क्योंकि है ना ये जो है कि आप ये प्रोविज़न ये है कि जब कंप्लेनेंट विक्टिम कोर्ट में गवाही देगा उसी के बेस पे फिर आगे फर्दर उसका डिसीजन होगा केस का। अब वो उसके लिए तैयार नहीं होता है या जो भी रीज़न रहते हैं, लंबा ट्रायल चलता है इन केसेस में, 2-3 बार उसको जाना होता है, 4 बार 5 बार उसकी गवाही नहीं हो पाती है तो अवॉइड कर जाता है कि ठीक है, हो गई जो बात होनी थी। तो ये बात भी है ना उनको एक इस बात के लिए आगे और फर्दर क्राइम करने के लिए उकसाती है। सर हमारे शहर में लगभग 2016-17 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंसेस का वो हुआ, लगभग 10,000 फैमिलीज उससे इम्पेक्टेड थी, और बताया जाता है कि 15,000 करोड़ का वो स्कैम था किसी प्राइवेट डेवलपर के थ्रू। वो इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते थे, उसके इव्ज़ में कमिट कर दी कि फलानी प्रॉपर्टी बनेगी तो इतनी आपको दे देंगे, ज्वेलरी दे देंगे, ये सब दे देंगे। और सर दैट पर्सन गॉट अरेस्टेड इन 2019। अब वो 2025 में अपनी सज़ा पूरी करके सभी 10-20 लोगों ने उन पे केस करे, वो ज़मानत लेके आज 2025 में ही इज़ आउट ऑफ बार्स। अब ऐसे केसेस में जिनके पैसे चले गए उनके पैसे को दिलाना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? देखिए, दो ये अलग अलग बातें हैं, क्रिमिनल केस और एक जो आप कंपनसेशन या पैसे दिलाने की बात कर रहे हैं।
क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है, बाकी वो सिविल केस है, पैसे की रिकवरी की बात हो जाती है। ये जो क्रिमिनल रोंग है, जो उसने क्राइम किया है, उसकी ट्रायल चलेगी, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, वो एक अलग बात है। हम एक्चुअली इन दोनों चीज़ों को जोड़ लेते हैं कि भी उसके पैसे मिलने चाहिए। ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, या फिर सिविल प्रोविजन जो हैं उनको थोड़ा एक्सपीडाइट किया जा सकता है कि ताकि उनको जल्दी पैसा मिल जाए। बाकी जो पनिशमेंट की बात है वो तो देखिए जो प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, उनके बेस पे ही होगी। अब कितना ही बड़ा कोई ऑफेंस हो, हमें लगता हो कि मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, उसी के बेस पे तो उनको पनिशमेंट मिल पाएगी। सर, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं रियल एस्टेट के, तो रियल एस्टेट के केसेस ज़्यादा होने का क्या क्या एग्जैक्टली केसेस होते हैं और क्यों बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है? एक्चुअली हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को घर की आवश्यकता है। इसका जो लैंड एरिया कम है हाँ, लैंड एरिया एज कम पर है, पॉपुलेशन, और लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना दिल्ली लोग आ रहे में लोग आ रहे हैं और उनको रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, और इसी बात का ना ये फ़ायदा उठाते हैं। एक्चुअली यही तो बात है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है ना, वो सिचुएशन सारी देख लेते हैं। उनको ये है कि जो भी सिचुएशन है वो बड़ी प्लानिंग से काम करते हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी में नहीं होता है। उनका हर काम बड़ा एक प्रिपरेशन और एक योजना के हिसाब से होता है, और वो देख लेते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये हॉट एरिया है, उसी में फिर अच्छा इसमें पीछे क्या हुआ, जो लैंड रिलेटेड केसेस की आप बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के केसेज हैं। एक तो जो अथोराइज्ड है सारा, आपकी एक प्रॉपर सोसाइटी है, एक उसका जो पीछे जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ का स्कैम चला था, उसमें है एक, वहाँ इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ये सोच के कि भी बिल्कुल ये रेगुलराइज्ड सेफ हाँ इन्वेस्टमेंट। सेफ है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दूसरा है जो अनऑथराइज प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो जो एक एज पर लॉ वो उस ढंग से नहीं कर पाते हैं। पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन चलता है, पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन में लोगों को ज्ञान होता नहीं है, अब वो इसी तरह के चंगुल में पड़ जाते हैं, और बाद में ये एग्रीकल्चर लैंड है उसकी कॉलोनी करके, या फिर उस तरह से कोई इस तरह की अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें ये कह के हाँ जी ये तो सब रेगुलराइज कॉलोनी है, और इस तरह से प्रॉपर्टी को आगे बेच जाते हैं। बाद में जब प्रॉब्लम आती है तब तक काफ़ी समय हो चुका होता है, और फिर बातें आती हैं कि आप बड़ा लंबा टाइम है इन केसेस की ट्रायल के लिए, और फिर आप एक बार जो डैमेज हो गया आपको, उसकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल रहती है सिविल प्रोसीजर के थ्रू। डॉक्टर साहब, रियल एस्टेट के जो केसेस हैं इनमें हम लोग बात करते हैं, उसमें लगभग 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून लाए रेरा। क्या आपको लगता है कि रेरा के आने के बाद लाइसेंसिंग और प्रक्रिया, उसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न डाले, उसके बाद ये रियल एस्टेट में इकोनॉमिक ऑफेंसेस कम हुए? बहुत बहुत फ़र्क पड़ा इस बात का। आप देखिएगा कि पहले जो केसेस होते थे, एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट शुरू किया किसी बिल्डर ने, उसमें पेमेंट्स आईं, और उन्हीं पेमेंट्स को फिर आगे वो डाइवर्ट करके फर्दर दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, चेन ऑफ प्रोजेक्ट्स वो लेके आया है। और एक कहीं भी ब्रेक अगर पेमेंट का होता है तो सारे प्रोजेक्ट उसके गिर जाते हैं। तो कितने लोग अफेक्टेड होते हैं, आप उसी हिसाब से आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं। उनको क्योंकि ईजी मनी है, उनका जो उनको लगता है कि ऐसे ही फिर पेमेंट आती रहेंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस होते हैं, जैसे 2008 में हुआ, एक बार ग्लोबल स्लो डाउन हुआ। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और उसमें रेरा का आप देखिएगा कि रेरा ने बिल्कुल ये एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो पेमेंट है उस प्रोजेक्ट में यूज़ होगी। एक रजिस्ट्रेशन है कि पार्टिकुलर एक मेजरमेंट है, उसके ऊपर अगर कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन है तो रेरा में रजिस्टर होगा। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सारे रेरा में इसमें रजिस्टर्ड हैं, और रेरा के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होती हैं, और रेरा इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर जो उस तरह से हर बिल्डर और जो भी कंसर्न्ड जो पर्सन है, अथॉरिटी है, उसको फॉलो करें। एक इसमें टाइमलाइन का भी मैंने सुना है कि जब आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया पर्टिकुलर बिल्डर ने, तो उसे विदिन 5 ईयर्स वो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन भी देना होता है। हाँ, वो देखिए ये जो रेगुलेशन है तभी के ये
बार बार इसमें अमेंडमेंट भी होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये उसमें ये कंडीशन चेंज होती रहती है। तो ये जो बेसिक पर्पस है कि जो बिल्डर्स हैं और इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स और जो आम आदमी है उसकी सहायता के लिए जो जो रिक्वायरमेंट हैं वो उसको फॉलो करवाएं इन बिल्डर्स से। उसका बेसिक पर्पस ही ये है और वो उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है और जो क्राइम है उस पर एक लगाम लगी है। परसेंटेज में अगर देखें तो कितना? एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये जो केसेस हैं और ये जो जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अब आप इस तरह के केसेस है ना बहुत कम सुन रहे हैं। ये पिछले जो रेरा से पहले जो केसेस होते थे, अब वो जो इस तरह के जो चेन ऑफ जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो रही हैं कि एक बंदा 5-5, 6-6, 7-7 प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और सारे प्रोजेक्ट फिर फेल हो रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ रेरा की वजह से ही हो पाया है। मुझे लगता है कि रेरा की वजह से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एक घर का सपना देखने में और पूरा करने में बहुत सहायता मिली। हाँ, रेरा देखिए एक आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको विजुअलाइज किया है और उसको फिर कोशिश उनकी यही रहती है कि इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके जैसे भी। डॉक्टर साहब, जैसे रेरा रियल एस्टेट में आया, ऐसा आप कोई कानून ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा एक लॉ आ जाए? आपने प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे बहुत स्टडी करी है, पीएचडी भी करी है, आपका सब्जेक्ट रहा है। आप क्या मानते हैं कि रेरा जैसे और कौन से कानून आ सकते हैं जिससे ये बैंक फ्रॉड्स, ये बाकी सारे फ्रॉड्स में भी राहत मिले पब्लिक को? देखिए अभी काफ़ी चेंजेस हमारे जो नए कानून हैं उनमें आए हैं इसी तरह से, लेकिन मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अभी पर्याप्त कानून नहीं है। सबसे पहले तो बात है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है। अब फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में हमारा था, उसमें हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरीज तो मेंशन कर रखी हैं, लेकिन आप उसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं क्या, बेसिकली वो डिफाइंड नहीं है। अब आप आज तक देखें कि किसी भी एक्ट में ये ऑफेंसेस हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया है। तो मेरा मानना है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोड इस तरह का कुछ लेके आया जा सकता है। और जहाँ तक पनिशमेंट की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल क्राइम में पनिशमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, लेकिन आप इसमें हम ये ऐसा प्रोविज़न लेके आ सकते हैं कि एक डिटरेंट इफेक्ट रहे लोगों पे जो एक क्राइम कमिट करते हैं, कि पनिशमेंट इसमें एक सफिशिएंट पनिशमेंट रहेगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इन केसेस की प्रिवेंशन में मदद मिलेगी। हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, एक समझाने के लिए मैं बात करता हूँ कि एक झुग्गी में कोई बंदा घुसता है और उसकी इंटेंशन है कि मैं अंदर एक ब्रेड है उसको चोरी कर लूँ जी। सिंपल सा एक केस है। उसकी पनिशमेंट है 14 ईयर्स, 14 साल की सज़ा है। और 1 लाख करोड़ की चीटिंग एक बंदा कर जाता है, उसकी पनिशमेंट है 7 साल की, और विदेश भाग जाता है। वो आगे फर्दर उसका जैसे भी प्लानिंग है, लेकिन मैं पेनल प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ। तो ये एक डिस्पैरिटी है। आप देखें कि एक्चुअली क्या कि इसका जो हिस्ट्री है, ये जो अंग्रेज़ों के समय का कानून है, तो उन्होंने जब ट्रेडिशनल ये क्राइम है, आप और भी देख लीजिएगा, 7 साल, 10 साल, 14 साल, इस तरह की है ना आम पनिशमेंट है। आप चोरी है, आपकी डकैती है और आपका क्रिमिनल ट्रेसपास है, उसमें ना हायर साइड पे पनिशमेंट से सारी। और यहाँ आप देखिएगा इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अगर फोर्जरी वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, जो प्लेन चीटिंग है, तो मैक्सिमम 7 साल की सज़ा है, अमाउंट कोई भी हो। तो ये जो चीज़ है, ये इन बातों को ना एक तरह का बढ़ावा मिल रहा है और हम कानून में इस तरह के प्रोविज़न लेके आ सकते हैं कि एक डिटरेंस रहे, लोगों में डर रहे इस बात का। और इसमें जैसे हम फॉरेन में सुनते हैं कि 200 साल की सज़ा हुई है, 300 साल की सज़ा हुई है, 250 साल की पनिशमेंट हुई है, तो वो काउंट बेस्ड है। तो उसी तरह का कोई है ना, और वो एक्चुअल इस तरह की पनिशमेंट लोगों को मिलती हैं, तो फिर इस बात का एक सोसाइटी में एक मैसेज आता है कि ये इन केसेस को है ना हम मतलब इस तरह से पूरा नहीं रोक पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसमें रोकने में। एक और चीज़ इसमें आपसे बात करके मुझे ऑब्जर्वेशन आ रही है, जिसने 10 रुपए की चोरी करी उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो जेल चला गया।
अब जिसने बड़ी चोरी करी है उसके पास तो अमाउंट तो बहुत बड़ा है, ही हैज़ डीप पॉकेट्स। अब वो बड़ा टॉप लॉयर खरीद लेता है, वो उसको और लूप्स निकाल के देता है उसे बचा सके। जेल में जाता है तो उसके लिए 1,500 प्रोविज़न हो जाते हैं क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, बिग मनी है। तो ये डिस्पैरिटी बहुत बड़ी नहीं है, आपको ऐसा लगता है? इसमें देखिए, इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि जो नहीं अगर हायर कर सकता है एडवोकेट्स को, उनके लिए भी एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न होता है। और बाकी हाँ, अपना केस को एक अच्छे लॉयर के थ्रू प्रेजेंट जरूर कर सकता है। उसके पास फंड्स हैं, आप इकोनॉमिक ऑफेंडर की बात कर रहे हैं, तो वो एक उसके लिए एक ये फर्क तो रहता है। एक सर एक पावर तो है ही, इतना बड़ा पैसा होना। हाँ, तो मैं उसको यही नहीं कह सकता कि एडवोकेट वो खरीद लेता होगा, क्योंकि लेकिन केस को प्रेजेंट करने में तो बड़ी अच्छी खासी उसको सहायता मिलती है अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे आपने भी बोला, अगर हम जेलों की हालात देखें, 2-3 बार मैं भी जेल्स विज़िट कर चुका हूँ, उसमें सर 80-90% तो जो आप बता रहे हैं वो पैटी क्राइम्स वाले हैं। अगर यूं कहें कि जेल जो हैं वो गरीबों के लिए बनी हैं, अमीर आदमी तो मैंने बहुत ज़्यादा जेलों में रहते देखे नहीं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अब आप आज सर्विस में नहीं हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बता सकते हैं? एक्चुअली आप ट्रेडिशनल क्राइम का आप देखें कि ट्रेडिशनल क्राइम का जो नंबर ऑफ क्राइम्स हैं, ट्रेडिशनल क्राइम वो ज़्यादा हैं। और हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करें तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स वो कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, अफेक्टेड लोग ज़्यादा हैं उसमें, जी। कि अब एक बंदे ने 10,000 लोगों को चीट कर लिया है। एक बंदे ने किसी के घर से 5,000 की चोरी करी। एग्जैक्ट, वो 1 to 1 है कि एक विक्टिम है, एक उसमें क्रिमिनल है। वहाँ एक क्रिमिनल है और मास इन्वॉल्व है। हाँ, मास इन्वॉल्व विक्टिम्स हैं। तो ये है, इसलिए हमें ऐसा कई बार दिखता है कि वो लोग नहीं हैं, अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन आप इन अगर मैं आपको पहले भी बताया कि अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर इन केसेस में बड़े लंबे टाइम के लिए अंदर भी जाते हैं, क्योंकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एक बार जो ये भी है कि अगर ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो इन केसेस में, नॉर्मल क्या है कि चीटिंग है वो सब कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बाद में पार्टीज कंप्रोमाइज़ कर लें, उनको पेमेंट मिल जाती है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर अच्छे से ये केस को प्रेजेंट किया जाए तो इन केसेस में पनिशमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन मेरा एक जो मेन जो कहने का एक यहाँ पर एक जो जोर देने वाली बात है कि पनिशमेंट बहुत कम है। ये पनिशमेंट है ना, इसका मल्टीपल कई गुना होना चाहिए। 7 साल से काम नहीं चलेगा। मैंने सर एक और ऑब्जर्वेशन करी है कि जैसे अगर 100 लोगों को किसी ने फ्रॉड किया है, उस पे 5-7 लोग ही कानूनी प्रेशर बना पाते हैं, बाकी 90-95 तो रिपोर्ट ही नहीं करते। 5% करते हैं तो 5% से वो जैसे ना तैसे करके उसके पास पैसे तो उन 100 के। ये हम यही बात अभी कर रहे थे कि देखिए, अगर काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं तो हर आदमी इस कंडीशन में नहीं होता कि वो उसे कोर्ट में pursue कर जाए, पाए। रेगुलर परस्यू करे, क्योंकि परस्यू करेगा तो रोज़ाना उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। उसका जितना पैसा लगे हो सकता है उससे ज़्यादा उस पर और टाइम खर्चा भी हो जाए, लगता है। टाइम भी लगता है, एज फैक्टर भी होता है। तो ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं कि वो परस्यू नहीं कर पाता है। जो कुछ 5-6 लोग हैं एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आगे रहते हैं, नेचुरली वो उसको एक मार्जिन भी उनके फेवर में रहता है। वो कंपाउंड कर लेते हैं या सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जो भाग दौड़ के उसको पता है एक क्रिमिनल को कि ये ही बंदे आगे हैं, अगर ये यहाँ से हट जाएं तो फिर मेरा केस जल्दी सेटल हो सकता है। तो उनको एक मार्जिन सेटलमेंट रहता कर लेता है, है उनका कहीं ना मार्जिन रहता है, डेफिनेटली मार्जिन रहता है। डॉक्टर साहब, आपने 36 साल दिल्ली पुलिस में नौकरी करी, मेजरली आपने 18-19 साल इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखा, और मुझे लगता है कि आपने वही वाला दौर देखा जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ गए थे, इसी पे आपने पीएचडी भी करी। आपको क्या लगता है कि हम लोग इसके लिए, प्रिवेंशन के लिए, एक आम जनता को क्या आपके एक्सपीरियंस से आप बताना चाहेंगे? मैं दो तरह से इस बात को देखता हूँ कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को रोकने के लिए एक तो पॉलिसी पॉइंट्स हैं जिसमें हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, सिस्टम से उम्मीद कर सकते हैं, अथॉरिटी से उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस तरह से हो
तो ये ऑफेंसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये केस स्टडी बेस्ड है। जो केसेस एक्चुअल केसेस हुए हैं उसमें क्राइम कमीशन विंडोज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, और उन विंडोज़ को कैसे हम एड्रेस करें उसके बेस पे ही ये जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पॉलिसी पॉइंट्स की बातें हैं, तो अब हम देखते हैं कि जैसे बैंक फ्रॉड का केस है, उसमें एक प्रोविज़न है कि बैंक मैनेजर लोन देगा उससे पहले और लोन देने के बाद में डिसबर्समेंट या जो सैंक्शन के बाद में सरसाई प्लेटफॉर्म है उस पर लोन की डिटेल्स अपलोड करेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म बता रहे हैं? सरसाई सरसाई सरसाई। सरसाई ये एक मैंडेटरी प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें आप लोन देने से पहले एक वेरीफाई करेंगे कि ये जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है कहीं और किसी बैंक में मॉर्गेज तो नहीं है। ये मल्टीपल जो मॉर्गेजेस जो फ्रॉड्स हैं उनके केसेस हैं उनके बारे में है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन क्या है कि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। एक एक्यूज को हमने अरेस्ट किया हुआ था इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। एक प्रॉपर्टी को उसने थर्ड टाइम कहीं मॉर्गेज किया था। तो हमने उससे पूछा कि आप इस सरसाई में प्रोविज़न है कि विदिन 30 डेज़ ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स मैनेजर अपलोड करेगा प्लेटफॉर्म पे, तो आपके केस में ये वेरीफाई नहीं हुआ क्या उससे पहले कि भी आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है? तो वो बंदा बोलता है जी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में तो मैं 5-6 बार प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकता हूँ। उसको लैकुना का पता था कि 30 दिन चाहिए, मैनेजर के पास 30 दिन है, 30 दिन में वो अपलोड करे। एकदम से ये नहीं कि लाइव उसको अभी एकदम से करना होगा। तो ये जो लैकुना है इन लोगों को भी पता होते हैं। तो हमने वहाँ से काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस किया कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ कि हम क्यों इसको 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। सिबिल है, सिबिल रेटिंग की हम बात करते हैं, बिल्कुल लाइव है। आप अभी कोई डिफ़ॉल्ट कीजिएगा पेमेंट का, इमीडिएटली आपके अकाउंट में वो प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम, और वो सिबिल अथॉरिटी क्या है, वो बाहर बैठी हुई एक प्राइवेट बॉडी है, वो सब मैनेज कर रही है। सरसाई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। सिबिल को तो मेरे ख्याल से सारी एजेंसीज पैसे देती हैं। हाँ, सारे बैंक्स पेमेंट बेस्ड है, पेमेंट बेस्ड है। और ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। हमने एक मैनेजर ने कहा जी हमने इसमें डिटेल डाली हुई है। हमने पूछा कि आप बताएं, तो मैनेजर खुद नहीं ढूंढ पाए उस प्रॉपर्टी को, जो बाद में पता चला कि हाँ एक्चुअली उन्होंने उसमें अपलोड की थी डिटेल्स, क्योंकि उसमें इस तरह का एक प्रोविज़न है ही नहीं कि आप एक कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हों या फिर प्रॉपर्टी की डिटेल सर्च करके। अब वही एक पुराना सिस्टम है। अब आप देखें कि अब 30 दिन का टाइम है। 30 दिन का टाइम का क्या मतलब है कि आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको क्यों ना लाइव किया जाए। किसी ने लोन अप्लाई किया, उसको इवन मैं कहता हूँ डिसबर्समेंट से पहले ही उसको किया जाए, उसकी डिटेल है अपलोड की जाए, और जो कंसर्न जो दूसरी बार अगर वो अप्लाई होता है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो सरसाई प्लेटफॉर्म पे चेक किया जाएगा। तो उस पर अगर उसकी डिटेल मिलती हैं और उस ढंग से फिर हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, कहीं भी डिटेल ज़रूर उसमें डाली जा रही हैं, लेकिन अब इतना लंबा पीरियड है उसके बीच में कहीं भी इवन ऐसे केसेस मिले कि एक बैंक की 2 ब्रांचेज में सेम प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं है बैंकों में, सेंट्रलाइज नहीं है। नहीं सेंट्रलाइज नहीं है। अच्छा, इसी में हम ये भी कर सकते हैं, कम से कम दिल्ली एनसीआर के जो बैंक हैं, एक इंटर बैंक कोऑर्डिनेशन कोई किस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ कम से कम बैंक आपस में इस चीज़ को इसमें एक दूसरे से चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, पहले से मॉर्गेज हुई है नहीं हुई है, या फर्दर इसके लिए कोई एप्लीकेशन तो नहीं आई हुई है। काफ़ी रोकथाम हो सकता है। हाँ, बहुत मेरी पीछे जो क्लासेज हुई हैं बैंक ऑफिसर्स के साथ में, हमने उनको कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, अब आप देखिएगा कि इसमें जो आपका जो आपने जो लायर्स आपके पैनल पे हैं, आप उनको एक फ़ीस क्या देते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी फीस देते हैं, और वो बाद में वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस से क्या होती है कि सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन नंबर से वेरीफाई करके देते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट वहाँ रजिस्टर्ड है उसको इसकी कॉपी निकाल के उसको स्टडी नहीं करते कि कंटेंट क्या है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से। एक पार्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं तो किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर उसने दे दिया है, वहाँ वो प्रॉपर्टी कोई ना कोई तो रजिस्टर होगी ना, और आप उसके कंटेंट चेक नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर का डॉक्यूमेंट आपके यहाँ सबमिट हुआ है,
और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का डॉक्यूमेंट आप वहाँ से सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकालते हैं तो अल्टुगेदर बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम वही वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर कमी देखने को मिलती है। वो चीज़ें हम इसको, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर का आप रोल नहीं हो सकता इनमें कि जो आरबीआई को सब चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं? ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को हमने ये मैसेज दिया हुआ है और शायद अभी पीछे सुनने में आया था कि 7 डेज़ का इन्होंने एक जो टाइम लिमिट वो की हुई है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अगर लेकिन 7 डेज भी क्यों रहे, तो लाइव रहे, लाइव होना चाहिए। हाँ। और दूसरा हम यही है कि एक बैंक ने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, तो वो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, सब रजिस्ट्रार है, कम से कम वहाँ पर एक ऐसा प्रोविज़न हो कि वहाँ एक मैंडेटरी हो जाए कि सब रजिस्ट्रार के यहाँ एक एंट्री हो जाए कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक में मॉर्गेज है। फर्दर अगर कोई उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन अप्लाई करेगा तो वो वेरीफाई वहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी करे। ये एक प्रोविज़न, हम एडिशनल प्रोविज़न इसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो बैंक फ्रॉड से हम हट के दूसरी बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की डिटेल की बात है। जैसे हम बात करें कि प्रॉपर्टी के पार्टिकुलर हम इसमें डालते हैं तो हम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या नहीं है, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी कोड हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी आईडी आजकल हरियाणा में हाँ हो गया है। हरियाणा की बिल्कुल। लेकिन ये जो चीज़ है, मैं तो 2020 में इस चीज़ को इसको प्रपोज कर चुका था, मेरा जब ये काम चल रहा था इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ है, आप एक प्रॉपर्टी आईडी आप डाल लें उसमें, और आईडी के बेस पे आप कहीं भी है पूरी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे हरियाणा में ना सर बहुत ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं, क्योंकि पहले काफ़ी फ्रॉड होता था ज़मीनों को लेके। प्रॉपर्टी आईडी में क्या है, जब तक आपके पर्टिकुलर्स वेरीफाइड नहीं है तब तो प्रॉपर्टी आईडी बनेगी। प्रॉपर्टी आईडी अगर आप किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके जब तक सरकारी ड्यूज क्लियर नहीं है, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, तब तक आपको रजिस्ट्री का टोकन जनरेट नहीं होता। अब उससे क्या है, एक तो गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा आने लग गया डिपार्टमेंट्स में, जो 10-10, 20-20 साल से लोगों के हाउस टैक्स भरे नहीं होते, सरकार को भी पैसा आ रहा है, और जो बायर है उसको फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सही, बायर के साथ चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो गए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप देखिएगा, ये जो इसके अलावा आप देखें कि जो पीछे जो एक स्टाम्प घोटाला हुआ था, आपको पता होगा, तेलगी। हाँ, तेलगी। एक्चुअली तेलगी का भी केस हमारे पास था, मैं कंप्लेनेंट था उस केस का। अच्छा, मेंशन किया, तो ये यूडब्ल्यू में रहा। मैं यहीं पर आ रहा था कि सर आप मुझे कुछ 2-4-5 अपनी लाइफ के केसेस बताओ जो हमारे ऑडियंस को भी लगे। तो इसमें एक प्रिवेंशन की बात बीच में हमारी रह गई है। तो ये जस्ट एक इंसिडेंटल है कि स्टाम्प की बात आई और तेलगी का नाम इसमें आ गया। अदरवाइज देखिए, पहले स्टाम्प पेपर होते थे, उसके बाद में अब ई स्टैंपिंग इन्होंने शुरू की है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये स्टाम्प पेपर वाला जो तेलगी वाला स्कैम था, आप कंप्लेनेंट थे, वो था क्या? वो स्कैम एग्जैक्टली क्या स्कैम था वो? एक्चुअली क्या था कि जो स्टाम्प पेपर्स की जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसका ऑक्शन हुआ था, और किसी तरह से एक्चुअली वो डिसमेंटल करके ऑक्शन होना था। तो जो भी रहा हो, उस बंदे ने, वो तेलगी ने वो प्रोक्योर की मशीन, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो जहाँ से गवर्नमेंट की एजेंसीज लेती थी, वो रॉ मटेरियल भी वहीं से लेता था, इंक वहीं से लेता था, पेपर वहीं से लेता था। अच्छा, पहले क्या होता था कि इन स्टाम्प पेपर्स में ना नंबर वगैरह 500 से नीचे तक कोई नंबर वगैरह नहीं होता था। एक जस्ट एक आपका 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का है, उस पर कोई आइडेंटिटी फर्दर कुछ नहीं होती थी। तो उसी तरह से प्रिंट करके और मार्केट में उसने इसको फ्लोट कर दिया। हाँ, तो वो जो चीज़ है बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए, क्योंकि उसके अलावा आप सेम प्रिंटिंग प्रेस है, आपका मटेरियल वही यूज़ हुआ है, इसमें आप कैसे बता पाएंगे कि ये जेन्युइन है? अगर आप एक फ्लो में एक डॉक्यूमेंट आ गया है, तो ये जो चीज़ें रही हैं, तो उस टाइम मुझे ध्यान है कि हमने करीब 240 करोड़ के स्टाम्प पेपर रिकवर किए थे। तो उस टाइम जब तक रिकवर करे सर, उसके दौरान कितने केसेस हो गए होंगे जो उस फ्रॉड के पेपर्स यूज हुए थे, लेकिन वो बाद में गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस आई थी, क्योंकि इस लेवल पे हम उनको सबको डॉक्यूमेंट्स को तो नहीं कैंसिल कर सकते थे। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी, तो वो तो खैर प्रॉपर एक जो इशू था उसको के ऑनर किया गया। जी, जो उसमें था कि हाँ, वो उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता था, और कोई इंटेंशन इस तरह की नहीं थी कि वो उस पेपर को लेके कोई उसको चीटिंग करे।
तो एक जस्ट उस बंदे का माइंड आप देखिएगा। हम उसी में आगे चल रहे थे कि भी उसमें अच्छा जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, आप देखें उसमें आप सिंपल है, कोई अगर हमारा कोई आइडेंटिटी कार्ड आप कहीं भी किसी अथॉरिटीज़ के उसमें आप जाते हैं तो आपका पूरे सिक्योरिटी कोड होता है, चिप्स होती हैं, बार कोड होते हैं जी। वो सब होते हैं। किसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में इस तरह के प्रोविज़न नहीं है। तो मेरा मानना है कि एक ये जो है प्रोविज़न हम डाल सकते हैं कि उसमें बार कोड, सिक्योरिटी चिप्स वगैरह हम उसमें लगाएं और उसको स्कैन करें तो उसके बेस पे सारी प्रॉपर्टी चेन डिटेल खुल जाए। मिल जाए। जी। तो ये आपको किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। आपकी जीपीए हो, आपकी सेल डीड हो, आपके एग्रीमेंट हो, जो भी रजिस्टर्ड होते हैं सब में अगर ये मैंडेटरी ये डाल दिया जाए तो उसमें ना फिर ये काफ़ी फोर्जरी के चांसेस है ना बहुत कम हो जाते कई हैं। बार क्या होता है सर, जैसे चेन ऑफ प्रॉपर्टी पेपर्स होता है, उसमें कुछ पेपर्स बीच में नहीं होते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा या किसी और तरीके से वो फोर्ज करके डाल दिए जाते हैं। अगर जो आप कह रहे हैं कि बार कोड हो तो बार कोड पे पूरी फाइल ही सॉफ्ट कॉपी हो हाँ, सकती है। पूरी फाइल रहेगी। और बाकी जो बीच में डालना, देखो ये हमारी भी अपनी बात है कि एक हमें ना ज्ञान नहीं होता है प्रॉपर्टी के बारे में। हम आप बात कर रहे हैं, आपको पता हो सकता है, मैंने काम किया हुआ मुझे पता हो सकता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता है इन प्रॉपर्टी के इसके बारे में कि भी एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स के उस पर मैं प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ। एक थंब रूल है कि कोई भी प्रॉपर्टी 100 रुपये से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज करनी होगी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको उसकी सेल डीड मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। अगर उसके आप नहीं कर सकते। अब उसके इन्होंने पैरेलल सिस्टम डीलर्स ने किया हुआ, जीपीए, एसपीए, एग्रीमेंट टू सेल, पोजीशन लेटर और इस तरह का एक पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने लूप होल्स निकाल रखे हैं। लूप होल्स है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हैं इसमें, और उनको रोकने के लिए हमें एक फुल प्रूफ सिस्टम भी चाहिएगा। एक और चीज़ मैं आपको प्रॉपर्टी फ्रॉड्स में बचने के लिए, कोई जैसे 20 लाख का भी घर खरीदता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आज के समय में अगर वो 2 लाख का भी लोन ले लेना तो बैंक इतने पेपर वेरीफाई कर लेता है, 99.99% जो प्रॉपर्टी के पेपर का जो डिफ़ॉल्ट है वो शायद बच सकता है। मैं इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हमें ना इस तरह ये मतलब कई लोग कहते हैं इस बात को कि लोन ले लें पता चल जाएगा प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक ऑनर थे, उनकी प्रॉपर्टी नोएडा में थी, फ्लैट था, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास थे, उन्होंने किराए पे भी नहीं दिया। वो डरते थे कि किराएदार कर खाली ना करे। वो उसको चेक करने जाते हैं प्रॉपर्टी को, वहाँ देखते हैं कि एक बैंक का नोटिस उस पर चिपका हुआ था कि आपने लोन लिया हुआ है, इसमें डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जा रहा है। वो उन्होंने प्रॉपर्टी सारे ओरिजिनल पेपर उनके पास है। वो भागे भागे गए कोर्ट में, वहाँ से स्टे लिया। उसके बाद पता चला कि 4 बैंकों के और नोटिस आए हुए हैं, सेम प्रॉपर्टी को 5 जगह मॉर्गेज किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या रहा होगा, कैसे उन्होंने अपनी फाइट की होगी। तो जो बैंकों की भी है जो लोन सिस्टम है वो फुल प्रूफ नहीं है। अब मैं इसी बारे में यही बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम हम डिवाइस कर सकते हैं, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अगेंस्ट फीस आप उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बता दें कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, वो खरीद सकता है। अब वो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी दे रहा है, जैसे सिबिल की रिपोर्ट आ जाती है, एक पैसे देके 100 रुपए देके सिबिल की रिपोर्ट निकल जाती है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं कि कोई भी बंदा वहाँ जाए, वहाँ जो उनके पार्टिकुलर फीस है वो पे करे और वो उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है, आप खरीद सकते हैं। हाँ, जैसे एक्स, मान लीजिए मैं एक बायर हूँ, मैं एक्स प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ एंड आई गो टू अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, दे आस्क फॉर अ फीस ऑफ लेट्स से 200-500 रुपीज़, जिनके पास एक डाटा में वो पड़ा हुआ है, तो वो हमें 10 मिनट में वेरीफाई करके बता दें कि दिस इज एज पर डॉक्यूमेंट, दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड एट द अथॉरिटी एंड यू मे प्रोसीड। क्योंकि ना हम है ना एक ये प्लेन ये कहेंगे हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक कर लिया। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा कि उसमें आप है ना कहाँ तक बचेंगे। ऐसा लगता है कि हम कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक वेरीफाई करेंगे। एक कम से कम एक अथॉरिटी है उसको, क्योंकि वो वहाँ जो होंगे कंसर्न जो ऑफिसर्स होंगे वो उनको नॉलेज ज़्यादा रहेगा, वो उनके बारे में उनको पता है कि कैसे इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। एक आम आदमी है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसको प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स नहीं पता हो सकती है। अब वो एक तो बात ये है कि अब मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, मेरी प्रॉपर्टी है, कहीं भी है वो,
अब ये हो जाए तो आपने प्रॉपर्टी को संभाला नहीं। अगर एक मैंने उसके प्रॉपर टैक्स दिया हुआ है, मैंने उसकी स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है, तो मैं उसको प्रॉपर्टी को संभालूँ ना संभालूँ, ये वैसे देखा जाए तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट मुझे उस बारे में प्रोटेक्ट करे कि मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से परचेज की हुई है, तो अगर उसके में कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए भी स्टेट मेरी प्रोटेक्शन करे। मैं एक केस की बात कर रहा था। एक बिजनेस हाउस है, बिजनेस हाउस के साथ में 2 खाली प्लॉट रहे हैं। जी। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल तो कौन नहीं से बता एरिया में? पाऊंगा। रोहिणी की तरफ है। हम्म। तो वहाँ 2 खाली प्लॉट थे। वहाँ पर उनको अप्रोच किया जाता है, डीडी के कुछ बंदे अप्रोच करते हैं कि आपको दोनों प्लॉट मिल सकते हैं। काफ़ी पहले की बात है। हर कोई चाहेगा कि मेरे बगल के 2 प्लॉट हैं, 500-500 मिल गज जाए। के प्लॉट हैं, मिल जाएं। तो वो जाते हैं डीडीए में, वहाँ कुछ मीटिंग होती है उनकी नीचे। फिर होता है कि ठीक है जी, कुछ पेमेंट है ना हम जमा करते हैं, डीडीए को ही जमा होंगी पेमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आप देखिएगा। अब दोनों प्लॉट की मान लिया 50-50 लाख रुपए की पेमेंट डीडीए में, वहाँ नीचे ही बैंक है। बैंक में 3 वोचर्स होते हैं, एक डीडीए में जाता है, एक बैंक के पास रहता है, एक पार्टी को मिल जाता है। वो अमाउंट उनके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। उनको लगता है देखिए डीडीए में हमारी पेमेंट चली गई है। तो रसीद है हमारे पास। अब हमारी एक तरह से और टोकन अमाउंट चला गया। पैसा टोकन अमाउंट ही उनको बताया गया था कि जो ऊपर की पेमेंट है वो हमारी रहेगी, और मैक्सिमम एक वही था कि हाँ आपका एक इसी अमाउंट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन ऊपर का जो था, जो मेन जो अमाउंट है, जो Corruption वाला। अमाउंट, हाँ चीटेड अमाउंट है। करप्शन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें ना जो लोग इन्वॉल्व थे वो कोई डीडीए के साथ साथ काफ़ी इस तरह के लोग थे। तो क्योंकि कोई सर्विंग लोग नहीं थे, वो एक बड़ा रैकेट था। उसके बाद में कई बार फिर जाते हैं, वो मीटिंग्स होती हैं, उसमें फिर अल्टीमेटली उनको बोला जाता है कि जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे आपको बुला लेंगे। और एक दिन उनको कहा जाता है कि आप आइएगा, आपका डॉक्यूमेंट तैयार है, कन्वेंस डीड तैयार आपकी। 2 कन्वेंस डीड उनको दी जाती हैं। वो नीचे जाते हैं, वहीं पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, दोनों डॉक्यूमेंट वहाँ रजिस्टर हो जाते हैं प्रॉपर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो पार्टी करवाती है उसको, उसके बाद में उसको एंजॉय करते हैं, प्रॉपर्टी को रहते हैं। वहाँ से मेट्रो की लाइन निकलनी थी, तो मेट्रो की लाइन वहाँ से जाती है तो प्रॉपर्टी एक्वायर होती है। तो उन लोगों ने अपना क्लेम फाइल किया कि हमारा कंपनसेशन हमें दिया जाए। अब मेट्रो ने वेरीफाई किया तो डीडीए आगे आता, कहते हैं ये प्रॉपर्टी तो हमारी प्रॉपर्टी, हमने किसी को बेचा ही नहीं। करीब 4-5 साल से वो यूज़ भी कर रहे थे उसको। उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर्टी, हमने नहीं बेचा किसी को भी। तो उन्होंने कहा देखिए डॉक्यूमेंट हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं डॉक्यूमेंट, आप देखिएगा। तो इसका जो मैं आपको क्रक्स जो बताता हूँ, क्या हुआ कि एक रैकेट काम करता था। काफ़ी डीडीए की प्रॉपर्टी ऐसी रही जो कंप्यूटराइजेशन से पहले किसी भी वजह से, जो उनका रीज़न उनको पता होंगे, कि वो डीडीए के रिकॉर्ड में शायद नहीं आ पाई, कंप्यूटराइजेशन के उसमें नहीं आ पाई। तो ऐसी बहुत प्रॉपर्टीज़ थी जो डीडीए के रिटायर्ड जो लोग थे उनके संज्ञान में थी, उनको पता था। तो उन लोगों ने अप्रोच किया। और डॉक्यूमेंट की बात है कि जैसे पेमेंट है, हम पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट डीडीए में जो पेमेंट जाती है, जो वोचर के साथ में, डीडीए उसको वेरीफाई करता है। उनका अकाउंटिंग सेक्शन है कि ये इसके अगेंस्ट हमने तो कोई अलॉटमेंट कर ही नहीं रखी है। जो इस तरह की पेमेंट्स होती हैं उसको ना वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसा डीडीए में एक सस्पेंस अकाउंट है, तो वहाँ पर वो पेमेंट उन्होंने डाल दी। उसके बाद में पार्टी समझती है कि हमारी पेमेंट डीडीए में चली गई। गलती डीडीए की है कि उसी टाइम जब उनको पता है कि कोई अलॉटमेंट इसके अगेंस्ट नहीं हुई है, इमीडिएटली या तो पुलिस को वो कांटेक्ट करें, चेक करोगे इतना या उनकी अपनी विजिलेंस है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनका, उनको ये केस दे। पर सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे डीडीए में ही उन्होंने वो डला थी, तो उनका फिर जो रैकेट था उन्होंने पैसे कैसे खाए अल्टीमेटली? तो मैं वही आगे बता रहा हूँ आपको कि ये अमाउंट तो एक ऑन रिकॉर्ड अमाउंट है ना। ऑफ रिकॉर्ड अमाउंट जो ली गई है वो तो एक ह्यूज अमाउंट थी। 500 गज का प्लॉट की बात है। और पार्टी देखिए वो पढ़े लिखे लोग थे। मैं वही अभी बता रहा था आपको कि एक आम आदमी को चाहिए कि वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसको नहीं पता चल पाता इन चीज़ों का। उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि हम इस तरह से ये प्लॉट लें। लेकिन आप देखें उसके बाद में फिर बात आ जाती है, आप ये कहें कि वो रजिस्टर कैसे होगा डॉक्यूमेंट,
क्या होता है कि कन्वेंस डीड के फॉर्म में ना, डीडीए में अब तो एक सिस्टम शायद बदल गया, लीज डीड, कन्वेंस डीड, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ब्लैंक जो पेपर्स हैं, वो डीडी में रखे रहते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि सारा सब फोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए और उस पर स्टैंप, किसी की स्टैंप लगा दी, उन्होंने साइन कर दिए प्रॉपरली। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप देखें कि दोनों पार्टीज़ की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, सब रजिस्ट्रार के सामने दोनों पार्टीज होती हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट एग्जेम्प्टेड है इनसे, और डीडीए ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं, तो डीडीए एग्जेम्प्टेड है, डीडीए की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। ये मैं लैकुना की बात कर रहा था कि उन लोगों को पता होता है कि ये सिस्टम में लैकुना है, तो वो पार्टी कंसर्न को जो भी है उसको दे दी जाती है, डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है कि आप रजिस्टर करवा लें। वहाँ डीडीए की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता है, तो वो बड़े आराम से रजिस्टर हो जाता है डॉक्यूमेंट। वेरीफाई कोई नहीं करता है। एक रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी एक है कि वेरिफिकेशन सब रजिस्ट्रार का काम नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोविजन है। उसके बाद में जब इस तरह का ये केस हुआ, ये मैं बाद की बात बता रहा हूँ कि मैं दोबारा मेरी जब पोस्टिंग हुई तब का, उससे पहले कि सिमिलर एक ऐसा केस था डीडीए का, तो तब हमने ये डीडीए को चिट्ठी लिखी थी, उनको बताया था कि आप है ना इस तरह से ये है, आप कम से कम वेरीफाई तो कर सकते हैं। नीचे आपके जस्ट ऊपर ही डीडीए है, तीनों एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में है, बैंक भी वहीं पे है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी वहीं पे है, और डीडीए का तो हेडक्वार्टर है वहाँ है ही। तो उसके बाद में क्या किया था इन लोगों ने, एक महीना भर के सैंपल सिग्नेचर्स और अथॉरिटीज़ के नाम जो इसमें अथोराइज्ड हैं लीज डीड्स और कन्वेंस डीड्स के लिए, वो नीचे भेजने लगे। अब मैं दोबारा जब गया वहाँ तो ये चीज़ फिर देखने को मिली, तो उसके बाद में इस तरह के काफ़ी केसेस मिले कि इस तरह से हैं, और वो ऐसे प्रॉपर्टीज रजिस्टर करवाई गई हैं। अब आप देखिएगा कि आम आदमी कहाँ तक वेरीफाई करेगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा ना, वहाँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, उसको पता है कि भाई फाइनल अथॉरिटी तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस है, यहाँ पर मेरा काम पूरा हो गया तो मेरी तरफ तो से इसलिए ना इस तरह का एक प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें कंसर्न्ड जो एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के हैं, या जो इस वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जिसको नॉलेज हो, वो बंदे रखे जा सकते हैं, और उनको एक वेरिफिकेशन की जो एक्सेस है ना वो दिया जा सकता है। आधार का वेरिफिकेशन है, या फिर आपका जो ऑनलाइन वेरीफाई करना है हमने प्रॉपर्टी का, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आपस में ऑनलाइन इंटरलिंक्ड है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा स्कैम 2000 के बाद से देखा गया, लैंड पूलिंग स्कैम, जो दिल्ली एनसीआर में मेजरली हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं, या आपके उसमें कोई ऐसा केस आया हो? ये आप लैंड पूलिंग पॉलिसी, डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी जो आई थी, तो ये उसी में एक स्कैम था, और ये 2018 ऑनवर्ड्स ये केसेस रहे हैं। ये जो जहाँ तक हम केसेस की बात करें, तो ये एक्चुअली यूडब्ल्यू में काफ़ी केसेस थे इस तरह के। उसमें इनका क्या रहता था कि ये लोग, डीडी की पॉलिसी थी कि जो लैंड होल्डिंग्स जिनके पास हैं वो सब पूलिंग कर सकते हैं, और डीडी के पास एक लैंड बैंक हो जाएगा, और डीडी उसमें डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद जो भी जो पब्लिक कम्युनिटीज होती हैं, पार्क हैं और जो रोड्स हैं, उसके बाद में जो लैंड होगी, तो इनको 40% या 50% इसमें जो लैंड है वो जो लैंड होल्डर्स हैं और जो जिन्होंने लैंड पूलिंग की है उनको वापस दे दी जाए। अच्छा, वो रख सकते हैं? हाँ, वो रख सकते हैं। उसी प्लान का 50% ऑफ द प्रोडक्ट, एक तरह से वो हो गया ना, जैसे क्योंकि अलग अलग रहे इनके, पहले 60-40 था, फिर 50-50 रहा। जो ये इनका जो एक डेवलपमेंट के बाद में जो लैंड उनको मिलेगी, जो लैंड होल्डर्स को, तो उसी में वो डेवलप करके फर्दर आगे इसको सेल कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का एक प्लान था। तो ये तो मेजर विलेजेस की लैंड में ही इतना वो हुआ होगा। काफ़ी सेक्टर्स इसमें, काफ़ी एरिया, जैसे तो एक जो बेसिकली क्या कि द्वारका के आसपास का जो एरिया था उस पे लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और स्कैम भी मैक्सिमम यहीं पे हुए हैं। उसमें क्या किया कि देखिए, एक पॉलिसी है, और वो जब तक फाइनल डीडीए वापस अलॉट नहीं कर देता लैंड, तब तक वो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। लैंड बैंक डीडीए के पास जाएगा, उसकी प्लानिंग रहेंगी, और उसके बाद में फर्दर जब वापस मिल जाएगी, वो भी एज पर रूल्स उस टाइम पे क्या अप्लीकेबिलिटी होगी, कि आपका कितने फ्लोर की कंस्ट्रक्शन होगी, किस तरह से आप FAR क्या मिलेगा आपको, तो ये सारे इन चीज़ों पे डिपेंड करती थी बात।
उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने क्या किया कि जिसके पास जो लैंड थी वो डीडी में एप्लीकेशन दी कि ये हम इसको पूल करना चाहते हैं डीडीए के लैंड बैंक में। उसके बाद में इन्होंने ये जनरल पब्लिक को ये इंड्यूस करना शुरू कर दिया कि हमने लैंड पूलिंग कर दी है और अब हम इसको ना आपको फ्लैट देंगे। और जहाँ उनकी लैंड रही है वहीं पे उन्होंने बहुत केसेस ऐसे रहे कि वहीं पे कहा कि यहाँ पर हमारे फ्लैट आएंगे, ये होगा और इधर आपको इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। जबकि उस टाइम पे तो जस्ट उन्होंने पूल की है लैंड, एप्लीकेशन दी है डीडीए में। और इसमें ये होता है कि जहाँ आपकी लैंड हो कोई जरूरी नहीं कि वहाँ आपको मिले, वो कहीं भी मिल सकती है। डीडी की प्लानिंग रहती है, हो सकता है उस जगह पे कोई पार्क आ जाए या सड़क आ जाए, आपको 4-5 किलोमीटर का जो भी सेक्टर का जो एरिया होता है उसमें कहीं भी लैंड अलॉट हो सकती है। तो एक तो इन लोगों ने कहा कि ये जो हमारी लैंड है वहीं बोर्ड लगा दिए कि ये लैंड है, इसमें हम आपको एक अलॉटमेंट दे देंगे, अपार्टमेंट मिल जाएगा। हाँ, तो लोगों से पैसे कलेक्ट करने शुरू कर दिए। इनिशियली एक्चुअली मैं द्वारका में रहता हूँ, तो मैं वहाँ निकलता था तो इस तरह से उस टाइम पे काफ़ी इस तरह के इनके बोर्ड्स लगे रहते थे। टेंट लगा के, हाँ, टेंट वेंट लगा के बिल्कुल ये, हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैं कस्टमर के तौर पे इनके पास गया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, आप ऐसे कैसे आप बेच सकते हैं। तो हमने फिर अल्टीमेटली इसके लिए फिर एक नोटशीट मूव की और उसमें हमें परमिशन मिल गई कि हमें इसमें इंक्वायरी करें। तो उसके बाद में जब हमने इंक्वायरी की तो वाकई क्लियर केस बनता है। हमने फिर लोगों को बुलाना शुरू किया ताकि हम एफआईआर करें विक्टिम्स को। विक्टिम आए और भाग जाएं, कोई विक्टिम के कंप्लेंट देने के तैयार ना हो। तो बड़ा ये अजीब कि आप विक्टिम क्योंकि उन लोगों को उनको तब तक रियलाइज ही नहीं होगा कि विक्टिम है। दरअसल बीच में मैं इन केसेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ट्रेडिशनल क्राइम में आपकी इंटेंस, आपकी विल के अगेंस्ट, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ली जाती है, धमका के, चोरी करके, आपकी इच्छा नहीं होती है। ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं इनमें इनकी ब्यूटी यही है कि आप अपनी मर्जी से पैसा देते हो। सही बात, अपनी इच्छा से दे रहे हो, विदाउट विल तो हो नहीं रहा है, और कन्विंस किया गया। आप अपने आप को, जैसी आपकी समझ है, अपने आप को सेटिस्फाई भी करते हो आप जी। तो उनकी समझ के हिसाब से वो सेटिस्फाइड थे कि हमने जो किया वो ठीक किया हुआ है, लेकिन वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में नहीं देख पा रहे थे। जो चीज़ हम उनको समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे। तो ये यहाँ कई बार होता है, जैसे हम ये आजकल जो डिजिटल अरेस्ट की बात चल रही है तो उसमें ना वो बंदे को पूरी तरह से कन्विंस करते हैं। ऐसे तरह ये जो लोग होते हैं कन्विंस करने में बड़े माहिर होते हैं। बेसिकली इंड्यूसमेंट तो है ही ना, आपको प्रलोभन दिया जाता है और प्रलोभन में हम कहीं ना कहीं इसके भागीदार होते हैं, चीटिंग के, जो हमारे साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उसके, कि हमें लगता है कि हम कम से कम, कच्चा लालच भी तो होता है सर, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। कि 100 रुपए की चीज 80 में तो बताते ही है ना, तभी तो उनको द्वारका में आपको एक बड़े ही एक रीजनेबल रेट पे अगर ऑफर की जाती थी, उनको लगा कि हर किसी को घर की जरूरत है और उनको लग रहा था कि एक रेगुलर एक सिस्टम है और वो हमें उसके थ्रू अगर घर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हर आदमी को एक अपना एक इच्छा रहती है कि मैं अच्छे से रहूं, मेरे बच्चे अच्छे से रहें, तो इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक्चुअली ये आपके सेंटिमेंट से खेलते हैं, इमोशनल एंगल भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल इमोशनल। तो बड़ी मुश्किल से फिर उसके बाद में फिर ये हुआ कि हम करें क्या। चले गए, हाँ, विक्टिम कोई नहीं आया, तो फिर कैसे। तो उसमें क्या होता है कि इन केसेस में अब कोई भी केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास पावर एक प्रॉपर तरीके से आते हैं। इंक्वायरी तो आपकी एक लिमिटेड उसके लिए होती है। उसके बाद में फिर हमने अब ये हमारे यूडब्ल्यू ने डिसीजन लिया कि इसको हम सुओ मोटो केसेस से करते हैं। हमने एक दिन में 13 केसेस एक ही दिन में रजिस्टर किए अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन की एक हमारे पास पावर्स होती हैं, केसेस इन्वेस्टिगेट हुए और बहुत ही अच्छे से फिर बाद में ना कि हमारे इसको अप्रिशिएट किया गया लेटर ऑन, कि फिर बाद में विक्टिम ने जुड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में तो खूब उसके हमने करीब 35-40 केसेस रजिस्टर किए, अलग अलग देखें तो उसमें सारे। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि एक तो रातों रात जो दुकानें खुली हुई थी सब बंद हो गई। एक ऑलमोस्ट 1/3 पेमेंट लोगों की गई हुई थी,
2/3 जो बची हुई थी वो पेमेंट वो बच गई। हाँ जी। और बाद में जो केसेस हैं उनमें काफ़ी लोगों की, मतलब इवन मैक्सिमम लोगों की पेमेंट भी वापस आई। तो इस तरह से देखा जाए तो टाइमली एक एक्शन रहा पुलिस का, तो उसमें ना ये बहुत बड़ा फ्रॉड एक जो प्रिवेंशन हुआ हो था गया एक तरह। उसकी प्रिवेंशन हुई है। सर एक और चीज़ आजकल देखी जा रही है, जैसे रेरा कानून आ गया हमारा, उसके भी ये जो रियल एस्टेट में बड़ी मनी इन्वॉल्व होती है तो लकूनास भी होते हैं, लूप होल्स को स्टडी कर लेता है ये मार्केट, उसी हिसाब से अपना वो कर लेती है। आजकल एक स्कैम चल रहा है, प्री रेरा स्कैम। प्री रेरा में क्या है कि आपने किसान से, एक डेवलपर ने ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन के खरीदने के लिए रेरा में लाइसेंस अप्लाई करा। अभी वो लाइसेंस अवेटेड नहीं है और उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया। ये सुना है आपने केसेस ऐसे? बड़ा ये आपने बताया है, थोड़ा सा सुनने में आ रहा है, लेकिन है ना मुझे एकदम से ये लग रहा है कि हम है ना बड़ा जल्दी भूल जाते हैं बातों को। एक जन की बात मैं बता रहा हूँ कि पीछे 2006 में एक स्कैम आया था, प्री लॉन्च स्कैम। वो बहुत ही उसका ना न्यूज़पेपर में और वो चीज़ें थी, लेकिन मतलब लोगों को ना याद नहीं रह पाती ये चीज़ें। सेम ही मेरे ख्याल से। बिल्कुल exactly बिल्कुल, same। आपने बताया है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं सुना तो मुझे लगा ये तो सेम चीज़ है, किसी दूसरे नाम से आ गई है। उसमें प्री लॉन्च था, प्री लॉन्च में यही होता था कि आपने अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली है और आप अथोराइज नहीं है लोगों से पेमेंट लेने के, और आपने एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोगों से पेमेंट स्टार्ट कर दी है लेनी शुरू, और उससे पहले आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आप जो लैंड होल्डिंग जो एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने स्पेसिफाई किया इस चीज़ को बाद में कि ये अभी पेमेंट पब्लिक से कलेक्ट कर ही नहीं सकते। और उसी तरह से फिर उन्होंने क्या किया कि पैसा, वो पब्लिक का ही पैसा, उसी पैसे से लैंड या जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट की, और जो प्रॉफिट है वो भी पब्लिक से लिया। ऐसा ही आप जो बता रहे हो, प्री रेरा के रेरा ने अथोराइज नहीं किया उनको, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, और जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन हो। ये क्लियर इंड्यूसमेंट है, बिल्कुल इंड्यूसमेंट है, प्रलोभन है। और अगर हम उसमें पढ़ते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल ये चीज़ है ना वही होगा। प्री लॉन्च केसेस में केसों की बाढ़ आ गई थी, इतने केसेस हो गए थे। तो इसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि ये उसी तरह से ये होता जाए, क्योंकि एक रेरा एक अथॉरिटी है, एक बड़ी रिलायबल अथॉरिटी है। ये सरकार ने एक इन्वेस्टर है, एक आम जन है, उसके हित के लिए ये बनाई है। और अगर हम बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल एक बहुत बड़े खतरे के लिए भी तैयार रहें। इसके लिए प्रिवेंशन क्या हो सकती है एक आमजन के लिए? देखिए, जब एक हमें इस बात का पता है कि एक रेरा एक अथॉरिटी है, प्री रेरा टाइप की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो चीज़ अथोराइज ही नहीं है। जहाँ हमें कन्फ्यूजन हो, जहाँ हमें डाउट हो ना, तो वहाँ हम कंसर्न अथॉरिटी से एक बार पूछ जरूर लें। जैसे आपने बताया मुझे, तो ये जो बात है बिल्कुल आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि इस तरह का अगर स्कैम है, क्लियर स्कैम है, आप एक तो डाउट में ना रहें कि प्री रेरा कुछ है और हमें 2 पैसे बच जाएंगे। ये जब तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी एक अच्छे उस पे स्टैंड पे है, तब तक ये चीज़ें हैं। जिस दिन रुक गए या डाउन हो गए, उस दिन ये धड़ाम से जाएंगी सारी चीज़ें। और कुछ ज़रूरी नहीं कि आपका रेरा अप्रूव हो। कल रेरा अप्रूव नहीं होता है, रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, फिर कहाँ जाएंगे? ये अपने आप में एक स्कैम है। जी। बस ये है कि सामने आने की बात है। इस तरह से कोई कर ही नहीं सकता। फिर रेरा का मायने क्या रह जाएगा? अब प्री रेरा एक नई टर्म आपने शुरू कर दी है, वो क्या मतलब है उसका? तो कुछ भी। अब ये रेरा के नॉलेज में आएगी बात, निश्चित तौर पे वो अथॉरिटी भी इसमें इनिशिएट करेंगी। तो लेकिन ये आपने एक बड़ी नई बात बताई है। एक तो ये, लेकिन डेफिनेटली एक स्कैम है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे चेंज मेकर, हमारे साथ डॉक्टर अनिल समोता जी। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर इनके एक्सपीरियंस से हमारी काफ़ी नॉलेज बढ़ी है। और अगर आपको भी इनसे कोई सवाल करने हों, कोई डाउट्स हों, तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्टर साहब से आपके सवालों के जवाब लेके दूँ और आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाए इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे लेकर। धन्यवाद।